हेलो एवरीवन। एमपी पटवारी 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैथ का यह है पार्ट 2 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस पीडीएफ का 21 क्वेश्चन है, लेकिन मैथ का ये पहला है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है तो उसका सर्कमफ्रेंस या परिधि 5% बढ़ जाती है, तो उसका एरिया या क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। ये तो सिंपल है। अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा सर्किल का, या फिर किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसकी परिधि भी बढ़ेगी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का या फिर परिधि का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 2πr। C हमने सर्कमफ्रेंस को लिया है, तो अगर हम इसमें रेडियस r की वैल्यू बढ़ाते हैं तो C की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 2π है ये हमेशा 2π ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होने वाली वैल्यू यहाँ पर क्या है, r। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि C के समानुपात में है r, या फिर C के प्रोपोर्शनल में है r, मतलब रेडियस। तो जितनी हम रेडियस बढ़ाएंगे उतनी ही सर्कमफ्रेंस बढ़ेगी, या जितनी हम त्रिज्या बढ़ाएंगे उतनी ही परिधि बढ़ेगी वृत्त की। और यहाँ पर बोला है कि परिधि 5% बढ़ जाती है, सर्कमफ्रेंस 5% बढ़ जाता है, इसका मतलब त्रिज्या या रेडियस भी 5% बड़ी होगी। तो रेडियस में या परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 5% की वृद्धि हो गई, 5% बढ़ गई। और 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 5 से तो 2 और 0, तो 1/20 यहाँ से मिल जाएगा। और नीचे जो लिखा होता है, जो नीचे की वैल्यू होती है उसे हम टोटल मानते हैं, और बढ़ कितना रहा है, 1। 20 पर 1 बढ़ रही है त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या या रेडियस कितनी थी, 20। अब इसमें 1 बढ़ गई तो हो जाएगी 21। पहले रेडियस 20 थी, बाद में बढ़कर 21 हो गई। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल का या एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए और आर में रिलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर पाई है तो पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा, यहाँ पर केवल ए होगा चेंज और आर होगा चेंज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए मतलब क्षेत्रफल समानुपात हो जाएगा या प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के। और हमें यहाँ से एरिया या क्षेत्रफल फाइंड करना है, और आर हमें पता है पहले 20 थी, बाद में 21 हो गई। तो जो भी आर है मतलब त्रिज्या है, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो ये है रेडियस 21, इसका हम स्क्वायर कर दें तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर या वर्ग होता है 441। ये थी रेडियस या त्रिज्या, और ये है क्षेत्रफल या एरिया। अब यहां से हम कह सकते हैं पहले एरिया 400 था, बाद में 441 हो गया, तो कितना बढ़ गया। 441 में से 400 माइनस करेंगे तो हमें 41 मिलेगा। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि एरिया में परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है। तो बड़ा कितने का, 41, और लेंगे किससे हम, पहले वाली वैल्यू से। तो 400 से डिवाइड कर देंगे और इनटू करेंगे 100 से। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 1 है तो डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए हम 0 लगा दें, फिर पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे तो 10 हुआ, तो 4 2 जा 8, 2 बचेंगे, फिर 2 0 20, तो 4 5 जा 20। तो एरिया में परसेंटेज इंक्रीजमेंट या वृद्धि हो गई 10.25%। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बस इसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला बन रहा है C इक्वल टू 2πr, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है उनको हम हटा देंगे। 2π कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा 2π ही रहता है, तो हमने इसको हटा दिया। फिर C और R में रिलेशन देखेंगे। इसी तरह से एरिया में पाई कभी चेंज नहीं होता है, तो इसको हमने हटा दिया, तो A और R स्क्वायर में रिलेशन देखा था, फिर वहां से हम कंपेयर कर लेंगे, तो 10.25% बढ़ जाएगा एरिया। या फिर एक और तरीका है, इसको हम एक्स वाई वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। परसेंट में परिवर्तन या फिर कम होना या बढ़ना पता लगाने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई, और डिवाइड में 100।
और इसमें अगर बढ़ रहा है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और अगर घट रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और वृत्त के लिए या सर्किल के लिए हम x और y दोनों की वैल्यू सेम मानते हैं। और इसके अलावा जैसे वर्ग हो गया या स्क्वायर हो गया और समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, उनके लिए भी हम x और y की वैल्यू दोनों बराबर मानते हैं। तो यहाँ पर परिधि 5% बढ़ रही थी, मतलब त्रिज्या भी 5% बढ़ रही है, मतलब रेडियस 5% बढ़ रही है। तो यहाँ पर चेंज कितना हो जाएगा, बढ़ने के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। और कितनी बढ़ रही है, 5%। फिर से हम प्लस का साइन, 5% बढ़ रही है, प्लस। फिर प्लस माइनस x है तो बढ़ने के लिए फिर से प्लस लगाया, इनटू फिर से प्लस 5 और डिवाइड में 100। इसको सॉल्व कर देंगे। 5 और 5 10, प्लस 5 इंटू 5 25, डिवाइड 100। इसके बाद 10 तो हमने सेम लिख दिया, 25 के नीचे 2 जीरो हैं तो हम ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25। और 10 में 0.25 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 10.25% बढ़ जाएगा एरिया, 10.25%। या फिर जो हमें आंसर मिल रहा है वो अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो बढ़ेगा और अगर नेगेटिव मिल रहा है तो घटेगा। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही मिला है, इसके आगे प्लस मान सकते हैं, तो पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, एक स्टोर ने या एक दुकान ने शर्ट की प्राइस 60% मार्क की है या कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया है। उसके बाद उन शर्ट को बेचा है तो उन शर्ट की 1/3 शर्ट को उसी कीमत पर बेचा है और दूसरा 1/3, दूसरा 1/3 भाग 20% के डिस्काउंट पर बेचा है। और इसके बाद बाकी बची हुई शर्ट, थर्ड मतलब पहले 1/3 हो गई और फिर 1/3 को 20% के डिस्काउंट पर बेचा, तो लास्ट में कितनी बची होंगी, रिमेनिंग मतलब शेष 1/3 ही बची होंगी। इनको बेचा है 50% के डिस्काउंट पर, 50% की छूट पर। तो हमें परसेंटेज बताना है प्रॉफिट या लॉस का। तो इस क्वेश्चन में बेची गई शर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली जो 1/3 थी उनको तो उसी कीमत पर बेचा है, फिर दूसरी 1/3 को 20% के डिस्काउंट पर और बाकी बची हुई 1/3 को या 1/3 को 50% के डिस्काउंट पर बेचा है। और प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होना चाहिए और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो बेचा कितने में या सेलिंग प्राइस तो हमें बाद में पता चलेगी, छूट देने के बाद जितने में बेचेगा वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन उसके पहले हमें कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस 100 भी मान सकते हैं, लेकिन हम 100 नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1/3 1/3 बोला गया है। तो अगर हम ऐसा कोई नंबर मान लें जो 3 से डिवाइड होता हो तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इस 100 की जगह पर 300 मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस या कीमत हो गई 300 कि उसने खरीदा कितने में होगा, 300 में। तो उन शर्ट को खरीदा 300 में, लेकिन उन पर मार्क कर दिया या अंकित मूल्य कर दिया 60%। तो हम इसका 60% बढ़ाकर, या फिर हम डायरेक्ट लिख दें, पहले हम इसका 60% निकालेंगे फिर इसी में जोड़ेंगे। इससे अच्छा हम डायरेक्ट ही 160% निकाल देते हैं 300 का। तो 160% है, डिवाइड में 100 आ गया, इंटू 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 इंटू 3 48 और ये 1 जीरो 480। तो उनका अंकित मूल्य हो गया 480 या ये हो गई एमआरपी उन शर्ट की। इसके बाद इन शर्ट को एक साथ नहीं बेचा, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले इसका 1/3 हिस्सा बेचा, फिर दूसरा 1/3 और बाकी बचा हुआ 1/3 या 1/3। तो जो पहला 1/3 या 1/3 है इसको इसी कीमत पर बेचा। तो कितने में बेचा होगा, 480 का 1/3 देखें हम, मतलब 1/3, तो इंटू 1/3, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 3, 3 6 18 और 0, 160 रुपए में बेचा होगा। तो इस 1/3 भाग की कीमत हो गई, बेची गई कीमत 160 रुपीज। फिर दूसरे 1/3 को 20% की छूट पर बेचा। तो 480 का 1/3 तो 160 ही होगा, फिर इसका 20% निकालकर हम 160 में से माइनस कर देंगे। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर हम इसका डायरेक्ट 80% निकाल दें, क्योंकि 20% की छूट मिल रही है, मतलब बेचेगा कितने में, 80% में। यहां पर 0 से 0, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 16 इंटू 8
128। दूसरे वाले 1/3 पार्ट को उसने भेजा 128 रुपीज पे। फिर जो तीसरा बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको 50% की छूट पर बेचा। तो पहले तो 1/3 तो 160 ही हो गया, फिर इस 160 का 50% निकालकर हम इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर हम इसका डायरेक्ट ही 50% निकाल दें, जैसे हमने इस वाले 160 में किया था। 20% कम करने के बजाय हमने इसका 80% निकाल दिया था, 128 मिला था। इसी तरह से हमने इसका 50% डायरेक्ट निकाल दिया है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। 16 × 5 80। तो बाकी बचे हुए भाग को उसने बेचा 80 रुपए में। ये मिल गई हमें सारी बेची गई कीमत, ये पहले वाले पार्ट की, ये सेकंड की और ये थर्ड बाकी बचे हुए की। और सेलिंग प्राइस या कुल विक्रय मूल्य पता करने के लिए इन सबको हम जोड़ दें तो 8, फिर 6, 7, 8, 8, 8, 16, फिर 1, 2 और 3। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मिल गया 368। इसके बाद यह है कॉस्ट प्राइस और यह है सेलिंग प्राइस। 300 में कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 368 में। ज्यादा है ये कीमत, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट या लाभ कितने का हो रहा है, 368 माइनस 300 इक्वल टू 68 बचे, और डिवाइड कर देंगे हम कॉस्ट प्राइस से, मतलब 300 से, और इनटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसको आगे सॉल्व करें तो 3 से कैंसिल करेंगे हम, 3 2 या 6, फिर 8 है तो फिर से 3 2 या 6, 8 में से माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे और डिवाइड में 3%। 22 कंप्लीट 2/3% का प्रॉफिट होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन 4536। डिवाइड में 49896। इसको हमें सिंपल फॉर्म में या सरल रूप में लिखना है। इसका मतलब हमें इसे कैंसिल करके छोटे वाले फ्रैक्शन में लिखना है। इसको आगे कैंसिल करें हम तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम एक नंबर बड़ा 9 से करते हैं। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, फिर 36 डिवाइड नहीं होगा, हमने 0 लिख दिया। 9 4 जा 36, फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 4 बचेंगे 48, तो फिर से 5 बार 45, फिर 3 बचे तो 4 बार 36, और फिर 3 बचेंगे तो 9 4 जा 36। अब इसको 8 से या इसको फिर से 9 से हम कैंसिल कर देते हैं। 9 5 जा 45, 5 बचे 54, 6 बार चला जाएगा। इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार 54, फिर 14 है तो 9 1 जा 9, फिर से 5 बचेंगे तो 6 बार डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे 9 से नहीं करेंगे, 4 से या इसको डायरेक्ट 8 से कर देते हैं। 8 7 जा 56, और इसको करेंगे तो 8 7 जा 56, 5 बचे तो फिर से 7 बार 56, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 1 1 1/11। तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 4/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब 4/5 को हमें सॉल्व करना है सिंपल कि इसके बराबर में क्या आएगा। तो डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि छोटा नंबर है, तो हमने 0 लगाया, फिर पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 8 बार डिवाइड होता है तो 5 8 जा 40, मिल गया हमें 0.8, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है इसको हमें सॉल्व करना है और इक्वल में बताना है। ये सभी इनटू में है तो 100 इंटू 0.0967 इंटू इसके बाद 1000, फिर इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम पॉइंट हटा लें। इसके पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में हम कितने 0 लिख दें, 1 2 3 4, 4 0 लिख दें। इसी तरह से ये वाला पॉइंट हम हटाएंगे तो डिवाइड में हम 1 2 2 0 लिख दें। इसके बाद यहां से हम ये वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल कर दें, और यहाँ के 3 0 से ये वाला 3 0 कैंसिल, और इस 1 0 से ये 0 कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पर 967 इंटू 967, फिर इंटू ये भी 967 बचा। और इसको हम एक साथ में क्या लिख सकते हैं, ये 3 बार हैं तो हम क्यूब लगा दें या घन लगा दें 967 का, 967 का क्यूब।
यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है 64 की पावर -2/6। 64 है, इसके ऊपर पावर लगी है माइनस के 2 और डिवाइड में 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ पर नीचे 6 है, इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई नंबर ऐसा बनाना पड़ेगा जिसकी पावर ऊपर 6 आ रही हो। और 64 को हम 6 की पावर में कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। इसका मतलब 64 ही तो होता है, तो हम इस 64 की जगह पर 2 की पावर 6 लिख रहे हैं। और फिर जो इसके ऊपर पावर थी वही सेम रहेगी, तो -2/6। जब भी कभी पावर के ऊपर पावर होती है तो उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 की पावर 6 और इनटू में -2/6। पावर्स का हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमें इक्वल टू 2 की पावर -2। इसके बाद अगर हम ऑप्शन चेक करें तो कहीं पर भी हमें 2 की पावर -2 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। और हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर किसी नंबर की पावर निगेटिव में है, मान लो एक कोई नंबर है, इसकी पावर है -m, तो अगर हमें इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव या पॉजिटिव पावर को नेगेटिव, या सिंपल सी बात है हमें जो पावर है उसका साइन बदलना है, तो हमें इसको 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो 1/a इसकी पावर हो जाएगी m। अब यहाँ पर m का साइन बदल गया, पहले प्लस था बाद में माइनस, पहले माइनस था बाद में प्लस हो गया, और अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, आपस में बदल जाते हैं साइन। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे पावर नेगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव में करना है, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 की पावर 2। 2 की पावर -2 थी, अब ये +2 हो गई। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड में 2 की पावर 2 मतलब होता है 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और ऑप्शन में भी है 1/4, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है रेशियो हमें बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर का उस स्क्वायर से जो कि उसके डायगोनल पर बन रहा है, या फिर यहाँ पर हमें अनुपात बताना है किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से जो कि उस पिछले वर्ग के विकर्ण पर बन रहा है। मान लो ये एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है, और इसकी भुजा या साइड हमने मान ली कि a है, और जब ये a है तो सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं a हो जाएंगी। तो अनुपात या रेशो हमें किसका बताना है? इसका क्षेत्रफल या एरिया निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया हम कैसे निकालते हैं? जो भी साइड दी गई होती है उसका हम स्क्वायर या वर्ग कर देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो गया a², तो इसका एरिया हम ऊपर लिखेंगे, और इसके साथ में हमें एक और वर्ग का क्षेत्रफल लेना है, किसका? जो कि इस वर्ग के विकर्ण पर बनेगा। इसके दो विकर्ण हैं, एक ये और दूसरा ये। तो हम इस वाले विकर्ण पर एक दूसरा वर्ग बना देते हैं, मतलब चारों भुजाएं चारों साइड्स बराबर हों। ये बन गया एक दूसरा वर्ग या स्क्वायर, और इसका हमें क्षेत्रफल या एरिया निकालना है। इसके लिए हमें इसकी एक साइड पता होनी चाहिए, तो इसकी ये वाली साइड हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइड है या फिर ये जो भुजा है ये उस पिछले वाले वर्ग की या स्क्वायर की डायगोनल है, मतलब विकर्ण है। और अगर किसी वर्ग की एक भुजा पता है हमें, तो उसका विकर्ण या डायगोनल हम निकाल सकते हैं a√2 से। जो साइड है या भुजा है उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें विकर्ण मिल जाएगा, मतलब डायगोनल मिल जाएगा। तो ये वर्ग है, इसकी एक भुजा है a, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? a√2, मतलब इसका डायगोनल हो गया a√2। और जो ये इसका विकर्ण है इस नए वाले वर्ग की भुजा है, मतलब साइड है। तो जब ये वाली a√2 है तो सभी साइड्स a√2 और a√2 हो जाएंगी। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल या एरिया कैसे निकालते हैं? जो भी एक साइड हो उसका हम स्क्वायर या वर्ग कर देते हैं, या फिर यहाँ पर हम a नहीं ले रहे हैं, सीधे हम साइड या भुजा लिख देते हैं। जो भी साइड है या भुजा है उसका हम वर्ग कर देंगे। अब इसकी साइड कितनी है? a√2, तो a√2 का हम स्क्वायर कर दें, इसके ऊपर पावर लग जाएगी 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो a² ही मिलेगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। और ये 2 कैसे मिल गया? क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर 1/2 है। जैसे ये a√2 है, a√2 का वर्ग है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, a√2 इंटू a√2। स्क्वायर था, वर्ग था, पावर 2 थी, तो हमने इनको दो बार लिख लिया।
अब यहाँ पर ये इनटू में है और आधार या बेस सेम है, तो इनकी पावर जुड़ जाती है। ए की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसके बाद इनटू में यहाँ पर क्या है √2 और यहाँ पर √2, मतलब इन √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से इस √2 की जगह पर हम 2 की पावर 1/2 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पर बेस और आधार सेम है और इनटू में है, तो 2 और 2 आधार या बेस सेम हो गया, तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी। 1/2 + 1/2 = 1 मिलेगा, तो ये मिल गया a² × 2। इसलिए हमने इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। अब ये क्षेत्रफल मिल गया, तो हम इसके डिवाइड में लिखेंगे क्योंकि हमें अनुपात बताना है, रेशो बताना है। तो ये हो जाएगा a² × 2। अब यहाँ पर a² से a² कैंसिल, = 1/2 मिला। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1:2 या 1:2। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है 28 नंबर का, पीडीएफ का है लेकिन मैथ का 8th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर px = दिया गया है x² माइनस के 2x और प्लस के 3, और हमें वैल्यू बतानी है p1 की, इक्वल टू क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें x की जगह पर 1 लिख देना है, सभी जगह x = 1 रख देना है और सॉल्व कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये px लिखा हुआ है तो ये पूरी इक्वेशन x में लिखी हुई है, तो अगर हम इस x की जगह पर 1 लिख दें जो कि हमसे पूछा गया है p1, यहाँ पर px था, मतलब इनटू में यहाँ पर ये इनटू नहीं होता है, p से थोड़ा छोटा होता है ये x, या कह सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट है x। तो इस x की जगह पर अगर हम 1 लिख दें तो हमें वही मिल जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर 1 लिखेंगे और x² - 2x + 3, इसमें सभी x की जगह पर 1 लिख देंगे। ये x² है तो x की जगह पर लिखा 1, फिर इसका स्क्वायर माइनस 2x है तो 2 × x मतलब 2 × 1 प्लस 3। आगे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 × 1 2 और ये प्लस 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 1 और 3 4 हो गए और 4 - 2 2, तो आंसर हो गया 2, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.013। 0.013 का हमें वर्ग बताना है। तो यहाँ पर है 0. फिर 013, अब इसका हम वर्ग करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हमें 13 का तो पता है कितना होता है 169। अब हमें पॉइंट देखना है कि कितने नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पर नंबर गिन लेंगे कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है। 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो हमने ये 3 लिखा। अब जो भी पावर लगी है उसका हम इसमें इंटू कर देंगे। पावर लगी है 2 तो 3 × 2 6, तो यहाँ पर हम 6 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 फिर 4 5 और 6 नंबर के बाद अब हम पॉइंट लगाएंगे और आगे एक और 0 लिख सकते हैं। मेन चीज यहाँ पर यही पूछी गई थी कि कितने नंबर के बाद पॉइंट हम लगाएंगे, क्योंकि 13 का स्क्वायर सबको पता होता है, लेकिन पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा। यहाँ पर जितने नंबर के बाद लग रहा है उसमें हम पावर का मल्टीप्लाई करके तो 6 के बाद लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 0.000169। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज या औसत हमें बताना है इन 5 नंबर का। तो पहला तरीका तो ये होता है कि आखिरी की डिजिट हम प्लस करके चेक कर लें और जो औसत या एवरेज दिया गया है उसमें हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर लें। तो कुल संख्या यहाँ पर 5 है तो सभी में 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 नंबर सेम नहीं मिल रहे हैं तो हम इसी तरीके से करेंगे, जैसे 0 का 5 में करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, 5 1 = 5 और 2 5 = 10 और 3 5 = 15। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर 0 और 5 सेम है, तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। जो बेसिक तरीका होता है उसी से करेंगे, हम इसका एवरेज या औसत निकालेंगे। इसके लिए इन सभी नंबर को हम जोड़ दें और डिवाइड कर दें कुल संख्या से। कुल संख्या है 5 और इनको जोड़ेंगे तो 8 9 और 7 16 और 4 20 की 0, 4 और 4 8 9 10 और 5 15 और 3 18 और 2 बचे थे तो 20।
इसको कैंसिल कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 0, तो इसका आंसर हमें मिल गया 40, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अ मैन, एक आदमी सर्टेन जर्नी मतलब अपनी एक यात्रा को 6 घंटे में कंप्लीट करता है। इसका मतलब पूरी यात्रा करने में उसे कुल टाइम कितना लगा, 6 घंटे का, और वो हाफ डिस्टेंस आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या चाल से जाता है और बाकी बची हुई आधी दूरी 90 की स्पीड से जाता है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। हम इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि हम ऑप्शन से चेक करें। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये कुल उसने कितनी दूरी तय की, मतलब डिस्टेंस हमें दिया गया है d। तो अगर हम पहला ऑप्शन मानते हैं 360 कि उसने कुल दूरी 360 तय की होगी और इस दूरी को तय करने में टोटल टाइम 6 घंटे लगे होंगे और इसको तय करने के लिए उसने 2 स्पीड या दो चाल की होंगी, एक तो 60 की स्पीड से और दूसरा 90 की स्पीड से। तो पहले हम इसको 2 भाग में बांट लें, क्योंकि आधी जा रहा है वो 60 की स्पीड से और आधी जा रहा है वो 90 की स्पीड से, तो इसको आधा करेंगे, ये हो जाएगा 180 किलोमीटर और 180 किलोमीटर। तो ये वाला एक पहला वाला 180 किलोमीटर वो जा रहा है 60 की स्पीड से। तो अगर वो आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 180 किलोमीटर तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। यहाँ से हम टाइम पता कर सकते हैं, कैसे करेंगे, टाइम को इधर ले जाएं और स्पीड को डिवाइड में ले आएं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस जो दूरी है उसमें डिवाइड कर देंगे हम चाल से या स्पीड से, तो हम टाइम पता कर सकते हैं। यहाँ पर दूरी कितनी है 180 और इसमें डिवाइड करेंगे स्पीड से या चाल से तो 60 और दूसरी वाली में डिवाइड कर देंगे हम 90 से, क्योंकि ये वाली वो 90 की चाल से जा रहा है। तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि ये आधी दूरी तय करने में कितना टाइम लगा और बाकी बची हुई आधी दूरी जाने में कितना टाइम लगा। डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 और 6 से 3, तो इसको तय करने में टाइम लगा 3 घंटे और इसको तो 0 से 0 कैंसिल कर दें, 9 से डिवाइड करेंगे 2 बचा, मतलब 2 घंटे। आधी दूरी तय की 3 घंटे में, बाकी बची हुई आधी दूरी की तय 2 घंटे में। लेकिन यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल रहा है और क्वेश्चन में दिया गया 6 घंटे, तो ये ऑप्शन गलत है, हमें 6 घंटे ही मिलना था। इसी तरह से हम दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे। यह 400 को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लें, यह हो गई आधी दूरी 200 और ये हो गई बाकी बची हुई आधी 200। और 200 दूरी तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, अगर वो 60 की स्पीड से जाएगा और दूसरी जाएगा वो 90 की स्पीड से। तो यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, डिवाइड करेंगे इसको तो 20 है तो 6 3 जा 18, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे तो फिर से 6 3 जा 18, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 और पहले 0 से 0 तो कैंसिल कर दिया, 2 बार 18 चला जाएगा, 2 बचेंगे तो फिर से 9 2 जा 18। अब यहाँ पर मिला 3.3 घंटे और 2.2 घंटे। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 2 और 2 5 और 3 और 2 5, 3 को 2 में जोड़ा तो 5 मिला और 3 और 2 5, 5.5 घंटे आ रहे हैं, लेकिन हमें मिलना चाहिए 6 घंटे, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसके बाद थर्ड ऑप्शन 450 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 450 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 225 और दूसरा आधा हिस्सा हो गया 225। इनको कवर करने में टाइम कितना लगेगा, पहली वाली जा रहा है वो 60 की स्पीड से और दूसरी जा रहा है 90 की स्पीड से। तो पहले हम इसमें 6 से डिवाइड कर दें, फिर जो भी नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें हम, क्योंकि नीचे डिवाइड में एक 0 है तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। 6 से डिवाइड करें तो 6 3 जा 18, 4 बचे 45 तो 6 7 जा 42, 37 कुछ ऐसा मिलेगा, इसके बाद पॉइंट करके कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन डिवाइड में इसके 10 है तो जब यहाँ पर पॉइंट है 7 के बाद तो हम एक पॉइंट को आगे खिसका देंगे, तो ये हो जाएगा 3.7, यहाँ से मिला 3.7 घंटे। उसी तरह से हम यहाँ पर इस 0 को हम अलग कर देते हैं इंटू 10 करके, फिर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 4 बचेंगे, 9 5 जा 45, डिवाइड में 10 है तो एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया 2.5 और 2.5 में 3.7 जब हम जोड़ेंगे तो हमें 6 घंटे मिलना चाहिए। 7 और 5 12, 2 3 5 और 6, 6.2 मिल रहा है, 6.2 नहीं, हमें केवल 6 घंटे ही चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब लास्ट ऑप्शन चेक करें। 432 किलोमीटर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4,
2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। जब ये 216 है तो दूसरी वाली बाकी बची हुई आधी भी 216 होगी। इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 60 से डिवाइड कर दो और दूसरी वाली को 90 से डिवाइड कर दो। सेम फिर से यहाँ पर हम इस इंटू 0 को हम इंटू 10 करके लिख ले रहे हैं अलग। अब डिवाइड करेंगे 6 से, तो 216 डिवाइड हो जाता है 36 बार, और डिवाइड में एक 10 है तो एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 216 को तय करने में टाइम लगा 3.6 घंटे का। और यहाँ पर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 36 बचे, 9 4 जा 36, और डिवाइड में 10 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, 2.4 घंटे। और कुल कितना टाइम लगा इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 3.6 में 2.4 हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ये 6 और 4 10 हो गया, 0 1 कैरी आई, 2 3 और 3 6, 6.0 घंटे। इसका मतलब हो गया 6 घंटे या 6 घंटे का टाइम लगा दूरी तय करने में। तो इतना ही मिल रहा है हमें जितना क्वेश्चन में दिया था। इसका मतलब ये वाला फोर्थ ऑप्शन सही है। अब दूसरा तरीका, हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में एक कुल दूरी को दो हिस्सों में बांटकर कवर किया जा रहा हो और कुल समय या टोटल टाइम हमें दिया गया हो, जो कि इसमें 6 घंटे दिया गया है, और हमसे दूरी पूछी हो या डिस्टेंस पूछी हो, तो इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। डी मतलब डिस्टेंस या दूरी, इक्वल टू जो दोनों स्पीड या चाल दी गई हैं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहली हमने मान ली S1 और दूसरी मान ली S2, डिवाइड, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, S1 प्लस S2। ये दोनों चाल को, दोनों स्पीड को हम जोड़ देंगे और इनटू कर देंगे टाइम, जितने टाइम में वो कवर कर रहा है, जा रहा है 6 घंटे में, और इनटू कर देंगे 2 का भी। इस फॉर्मूले से हमें कुल तय की गई दूरी पता चल जाएगी। वैल्यू रखें तो पहली स्पीड कितनी है 60 और दूसरी है 90, डिवाइड, इन दोनों को जोड़ना है तो 60 और 90 कितना हो जाएगा 150, इनटू में टाइम है 6 घंटे का लग रहा है, इनटू 2। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, और ये 0 साथ में आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा तो डायरेक्ट हम इंटू कर दें, 9 इंटू 4 36 और 6 इंटू 2 12, तो 36 इंटू 12, फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बार 72 की 2 कैरी 7 बचेगी, और 12 3 36 और 7 हो जाएंगे 43। तो तय की गई दूरी या डिस्टेंस हमें पता चल गई 432 किलोमीटर, ऑप्शन 4। इस तरीके से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और तरीके से हम कर सकते हैं x मानकर। ये हो गई, मान लो कुल दूरी है, यहां से लेकर यहां तक वो आदमी ये पूरी दूरी तय कर रहा है, और इसको तय करने में उसे टाइम लग रहा है 6 घंटे का। और यह पूरी दूरी वो 2 भागों में पूरी कर रहा है, पहले आधी और फिर बाकी बची हुई आधी, तो इसका हम आधा कर दें। और यही दूरी हमें फाइंड करनी है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो आधा हिस्सा है ये है x किलोमीटर, और जब ये x किलोमीटर है तो हमने आधा आधा डिवाइड किया था, तो ये दूसरा वाला हिस्सा भी x किलोमीटर ही होगा, क्योंकि वह आधी आधी दूरी तय कर रहा है। पहली वाली दूरी तय कर रहा है 60 की स्पीड से और दूसरी वाली तय कर रहा है 90 की स्पीड से। और हमें टोटल टाइम दिया गया है, तो पहली आधी तय करने में जितना टाइम लगेगा उसमें हम दूसरी आधी तय करने में लगा हुआ टाइम जोड़ देंगे और बराबर लिख देंगे 6 घंटे के। तो पहली आधी दूरी तय करने में लगा हुआ टाइम मान लो t1 है, इसमें जोड़ेंगे दूसरी आधी दूरी तय करने में लगा हुआ टाइम, जो कि हम मान लेते हैं t2 है। तो पहला टाइम और दूसरा टाइम दोनों जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6 घंटे के बराबर। अब यहां पर हम टाइम निकालेंगे। फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां पर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को हम ऊपर ले जाते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस या जो दूरी है उसमें डिवाइड कर देंगे हम स्पीड से या चाल से, तो हमें टाइम पता चल जाएगा। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस में दूरी में डिवाइड करना है हमें स्पीड से या चाल से। तो इस t1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जितनी दूरी तय कर रहा है, कितनी तय कर रहा है x, इसमें डिवाइड कर देंगे स्पीड से या जितने की चाल से वो जा रहा है, 60 की से जा रहा है तो डिवाइड में 60 प्लस, फिर दूसरी को तय करने में टाइम लगेगा, पहले दूरी लिखेंगे, डिवाइड करेंगे स्पीड से या चाल से, तो दूसरी वाली वो जा रहा है 90 की स्पीड से, इक्वल टू 6।
अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 60 और 90 का। 60 और 90 का एलसीएम आ जाता है 180। फिर 180 में हम डिवाइड करेंगे 60 से तो हमें 3 मिलेगा और 3 इंटू एक्स 3x, फिर प्लस का साइन प्लस, फिर 180 में डिवाइड करेंगे 90 से तो हमें मिलेगा 2 और 2 में हम इंटू करेंगे x का तो मिल जाएगा 2x इक्वल टू 6। इसके बाद 3x और 2x हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 5x हो जाएंगे, डिवाइड में 180 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ केवल x रहने देते हैं और 180 डिवाइड में है तो हम 6 के मल्टीप्लाई में लिख दें 6 इंटू 180 और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में था तो हम इसके डिवाइड में लिख देते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15, 3 बचे, 5 6 = 30। अब 36 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 216। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 216 और इस 216 का मतलब है ये x, मतलब हमें ये आधी दूरी पता चली है 216। अब ये आधी दूरी जब 216 है तो बाकी बची हुई आधी भी इतनी ही होगी 216 और कुल दूरी पता करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे या इसी में इंटू कर दो 2 का। 6 इंटू 2 12, 2 1 = 2 3 और 2 2 = 4, तो कुल दूरी हमें पता चल गई 432 किलोमीटर। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है माई कजिन इज ट्वाइस माई एज। जितनी मेरी एज है उसका दुगना है मेरा कजिन। तो हम मान लेते हैं ये है मेरी एज और ये है कजिन की या चचेरे भाई की। तो मेरी एज अगर 1 है 1 है तो कजिन की कितनी हो जाएगी दुगनी, मतलब 2। और डिफरेंस दिया गया है हमारी एजेस का, हमारी आयु का अंतर दिया गया है 20 ईयर्स और यहाँ से हमने ये रेशो निकाला है 1:2 और अंतर दिया गया है 20। तो इन दोनों का डिफरेंस के बराबर हम इस 20 को लिख सकते हैं। तो 2 - 1 = 1 मिला, जो कि अंतर बराबर होगा इस 20 के, क्योंकि दोनों में अंतर है 20 का। यहाँ से हमें 1 = 20 मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज माई एज, मेरी आयु क्या है। तो मेरा रेशो क्या था 1, तो 1 = 20 मिला, तो मेरी एज हो जाएगी 20 ईयर्स, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और वो दोनों साथ में काम करते हैं 4 दिनों के लिए। उसके बाद ए छोड़ देता है। तो हमें बताना है बाकी बचा हुआ काम करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन लगेंगे, मोर डेज। तो यहाँ पर ए है और बी है। ए कर सकता है 16 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में। ये हो गए कुल दिनों की संख्या। यहाँ से हम कुल कार्य या टोटल वर्क निकालेंगे 16 और 20 का एलसीएम लेकर। एलसीएम हमें मिल जाएगा 80, ये हो गया कुल कार्य। अब यहाँ से हम इन दोनों का एक दिन का कार्य या वन डे वर्क निकालेंगे कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करके। तो पहले हम 80 में डिवाइड करेंगे 16 से तो हमें मिल जाएगा 5, मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है। इसी तरह से बी के लिए निकालेंगे तो हम 80 में डिवाइड कर देंगे 20 का तो हमें मिल जाएगा 4। ये हमें मिल गया इन दोनों का एक दिन का कार्य या वन डे वर्क। एक दिन में ए करता है 5 काम और बी करता है 4 काम। और अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 + 4 9। और क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग में ये दोनों 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो एक दिन में अगर 9 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 4 × 9 36। ए और बी ने साथ में मिलकर 4 दिनों में 36 काम कंप्लीट कर लिया है। 36 कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना, कुल कितना था 80, तो 80 में से माइनस कर देंगे हम 86 - 36, तो ये हमें मिल जाएगा बचा हुआ काम। 10 में 6 4 और 7 में से 3 4। अब 44 वर्क या 44 कार्य बचा हुआ है। अब इस बचे हुए कार्य को कौन करेगा, क्योंकि ए तो छोड़कर चला गया, इसको करेगा बी। तो 44 काम करने में बी को कुल कितने दिन लगेंगे, कुल कार्य में हम एक दिन के कार्य से डिवाइड कर दें। बी का एक दिन का कार्य वन डे वर्क है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो 4 1 = 4, 4 1 = 4। बी को लगेंगे 11 दिन ये बचे हुए 44 काम करने में। तो आंसर हो जाएगा 11 डेज, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन में बोला है कि काम को पूरा करने में बी को और कितने अधिक दिन लगेंगे।
तो पहले 4 दिन तो कर लिया था, 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया था, तो और कितने अधिक दिन लगेंगे? 11 दिन अधिक और लग जाएंगे। तो आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 20 डेज। 48 आदमी किसी खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो उसी खाई को अगर 15 दिन में खोदना है तो कितने आदमी लगेंगे, कितने मैन की जरूरत पड़ेगी? इसे हम टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। जितने मैन दिए होते हैं, पहले हैं 48 मैन इंटू डे कितने लग रहे हैं 20 डेज, तो ये जो जितना खोदेंगे यहां से हम कुल काम बराबर लिख रहे हैं, जितना खोदा, तो बाद में कितने मैन लगेंगे हम मान लेते हैं कि x आदमी लगेंगे, x मैन, तो x इंटू कितने दिन में? 15 दिन में, या फिर x की जगह पर हम m मान लेते हैं, मतलब मैन। अब यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे, या ये हमने कहां से लिख दिया? टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले से, जो होता है मैन m1 इंटू d1 मतलब डेज जितने दिन लग रहे हैं, इंटू आवर्स जितने घंटे लग रहे हैं, इक्वल टू बराबर में लिखते हैं हम इन्हीं सबको लेकिन 2 करके, तो इंटू d2 इंटू h2। और यहां पर क्वेश्चन में घंटों की या आवर्स की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम इसे हटा देंगे, केवल मैन और डेज ले रहे हैं, आदमी और दिन वही हमने लिया है। पहले मैन कितने दिए गए हैं? m1 की जगह पर लिख दिया 48 इंटू दिन कितने लग रहे हैं पहले 20, तो d1 की जगह पर लिख दिया 20 इक्वल टू m2 मतलब बाद में कितने आदमी खोद रहे हैं वो हमें पता करना है, तो m2 की जगह पर हम m2 ही लिखे रहने देते हैं, इंटू दूसरी बार में दिन कितने लग रहे हैं 15, तो d2 की जगह पर 15। यही चीज तो हमने यहां पर करी थी, तो m2 या m की वैल्यू निकाल देंगे। ये इक्वल में है तो 15 से हम 20 को 5 से कैंसिल करें, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर 3 से 48 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 इंटू 4 64 इक्वल टू, और यहां पर बचा m2। इसका मतलब आदमियों की संख्या मैन हमें मिल गए 64, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है एवरेज एज या औसत आयु दी गई है हस्बैंड और वाइफ की एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, जब उनका विवाह हुआ था तब की 25 ईयर्स। तो अगर हम इस औसत में या एवरेज में कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर दें 25 में, कुल संख्या कितनी है? हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू 50। ये हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के एजेस का सम या दोनों की आयु का योग मिल गया 50, तो ये हो गया हस्बैंड प्लस वाइफ, दोनों की आयु हो गई 50। वाइफ है तो W ले लेते हैं, दोनों की हो गई 50। इसके बाद आफ्टर 7 ईयर्स या 7 वर्ष के पश्चात, तो हम इसको 7 वर्ष आगे बढ़ा देते हैं, तो एक को 7 वर्ष आगे जाने के लिए हम 7 जोड़ते हैं, तो 2 लोगों को 7 वर्ष आगे जाने के लिए हम 7 और जोड़ देंगे, इसका मतलब हम प्लस 14 जोड़ दें, तो ये दोनों 7 वर्ष आगे चले जाएंगे। 50 में 14 ऐड करेंगे तो 4 और 6 64। अब ये हो गए हस्बैंड और वाइफ दोनों की एजेस का सम या योग 7 वर्ष के बाद प्लस 7 के बाद, और 7 वर्ष के बाद में एक पुत्र या सन और आ गया है, तो हस्बैंड वाइफ और सन मतलब पुत्र तीनों का एवरेज या औसत दिया गया है 22 ईयर्स। तो तीनों का औसत दिया गया है, तो हम सम या योग पता कर सकते हैं इसमें कुल संख्या का मल्टीप्लाई करके। अब कुल संख्या कितनी है? हस्बैंड वाइफ और सन 3 लोग हो गए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 2 या 6, 3 2 या 6, ये हमें मिल गया तीनों का एजेस का सम या आयु का योग। यहां पर हैं 2 लोग हस्बैंड और वाइफ, अब यहां पर 3 लोग हैं हस्बैंड वाइफ और उनका पुत्र, और हमें पुत्र की या सन की एज बतानी है, तो हम 66 में से 64 माइनस कर दें, या फिर कितना अंतर है इन दोनों में? 2 का अंतर है, और वही अंतर बराबर होगा पुत्र की या सन की एज के, तो पुत्र या सन हो जाएगा 2 वर्ष का, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ जिंक एंड कॉपर इन ब्रास पीस। एक पीतल की कृति में जस्ता और तांबा मतलब जिंक और कॉपर का रेशो दिया गया है, ये हो गया जिंक और ये है कॉपर, इनका रेशो दिया गया है 4:5। जस्ता और तांबा इनका अनुपात है 4:5। तो हमें बताना है 180 किलोग्राम कृति में, इसका मतलब ब्रास में जस्ता या जिंक की मात्रा कितनी होगी, तो हमें बताना है कि 180 किलोग्राम में कितनी होगी, और इनका रेशो या अनुपात हमें पता है कि 4:5 में है, तो हम इन दोनों को जोड़कर 180 के बराबर में लिख सकते हैं। 4 + 5 हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा 180।
9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 2 जा 18 और 0 1 1 इक्वल टू 20 हमें मिल गया। और हमें बताना है जिंक या जस्ता की मात्रा जिसका रेशो है 4। तो 1 इक्वल टू 20 है तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 और 0 80 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है दी स्मॉलेस्ट नंबर, वह सबसे छोटा नंबर हमें बताना है जिसको जब हम 8934 में से माइनस कर दें या घटा दें तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हमें 8934 से छोटा कोई नंबर ऐसा देखना है जो किसी का स्क्वायर हो या पूर्ण वर्ग हो, और जितना वो नंबर इससे कम होगा वही हमारा आंसर होगा। नहीं तो हम स्क्वायर रूट निकालने की मेथड या वर्गमूल निकालने के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर है 8934। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है या वर्गमूल है, और अगर नहीं है तो इसमें कितना जोड़ना घटाना पड़ेगा कि ये बन जाए। या इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ऊपर थोड़ी स्पेस चाहिए। 8934 ये बेसिक मेथड है स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालने की। इसमें हम जो भी नंबर दिया गया है इसके हम दो दो के पेयर बनाते हैं पीछे से। तो यहां से 4 और 3 ये एक पेयर बन गया, फिर 9 और 8 ये एक पेयर बन गया। इसके बाद सबसे पहले हम पहला वाला पेयर लेंगे, मतलब 89 को लेंगे, और हमें यह देखना है कि कौन से दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर या तो 89 आ जाए या 89 से कम आ जाए। तो अगर हम 9 इंटू 9 करते हैं तो हमें 81 मिलेगा। सेम नंबर से करना है, 9 का 9 में ही करेंगे। अगर हम 8 ले रहे हैं तो 8 इंटू 8 ही करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 8 64, ये तो बहुत कम होता है। और अगर 9 इंटू 9 81 लें तो 81 इसके जस्ट कम है। या इसके बाद हम 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि उसके बाद 100 हो जाएगा, 89 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमें 9 लेना पड़ेगा। तो 9 का मल्टीप्लाई जब हम 9 में करेंगे, जो नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं वही नंबर हमें ऊपर भी लिखना है। 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 इंटू 9 कितने हो गए, 81। फिर इस 81 को हम माइनस कर देंगे 89 में से, तो 9 में से 1 माइनस किया 8 बचा, और 8 में से 8 माइनस किया तो 0। यहाँ पर रिमाइंडर या शेषफल बच गया 8। इसके बाद जो नंबर हमने ऊपर लिखा था वही नंबर हमें यहाँ पर नीचे लिखकर इसमें जोड़ भी देना है, क्योंकि देखो एक स्टेप कंप्लीट हो गई, हमने एक पेयर सॉल्व कर लिया। 89 हम सॉल्व कर चुके हैं जिससे हमें रिमाइंडर या शेषफल बचा 8। अब हम दूसरा वाला पेयर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इस 9 को यहाँ पर फिर से जोड़ देंगे। 9 को ही 9 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18। और ये जो दूसरा वाला पेयर था उसको 8 के साथ में लिख देंगे, तो 834। अब हम देखेंगे 834 के लिए दूसरी वाली स्टेप जब कर रहे हैं, दूसरा वाला पेयर जब सॉल्व कर रहे हैं तो 834 लिख दिया, और जो 9 और 9 था वो हमने जोड़ दिया तो 18 मिल गया। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसको हम 81 के साथ में लिखकर उसी नंबर से मल्टीप्लाई या गुणा करें और 834 से कम आना चाहिए या 834 ही आ जाए। जैसे यह है 18, तो 18 तो हमें लेना ही है। इसके बाद एक और नंबर लेंगे, जैसे मान लो हमने 1 ले लिया तो 1 के बाद हम 1 को फिर से लिखेंगे 181 इंटू 1। तो 18 तो पहले से था, 1 हमने अलग से ले लिया, इक्वल टू कितना मिलेगा, 181। तो 181 तो इससे बहुत कम है। इसी तरह से हमें इस 1 की जगह पर नंबर सोचना है। तो 1 की जगह पर हम क्या मान लें, 181 तो 834 से बहुत ज्यादा है, तो हम 4 मान लेते हैं कि 18 तो सेम टू सेम लिख दिया। फिर इसके बाद 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 4 8 32 33, 4 1 जा 4 और ये 7 736 कम है। इसके बाद हम 5 भी चेक कर लेते हैं, 185 इंटू 5 कितना आ रहा है, 5 और 5 25, 5 8 जा 40, 42 की 2, 4 बचा, 5 1 जा 5 और 9 925। ये ज्यादा हो गया है 834 से, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम 4 को लेंगे। इसका मतलब 184 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 736। माइनस कर दें, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 बचा, यहाँ पर 2 बचेंगे। फिर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 बचे, और 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, 98 यहाँ पर बच गया। और इसके बाद आगे दूसरा पेयर तो है नहीं हमारे पास, तो यहीं तक हम रुक जाएंगे। इसका मतलब अगर 8934 में ये शेषफल 98 नहीं बच रहा होता, ये रिमाइंडर 98 नहीं बच रहा होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता।
तो ये 98 हम इसमें से हटा देते हैं। अगर हम 98 8934 में से माइनस कर दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 98। और अगर हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम ये चेक कर लें कि 8934 या फिर इसके आसपास कोई ऐसा नंबर हो जो कि पूर्ण वर्ग हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे हम ये 100 का हो नहीं सकता, 100 का वर्ग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 90 का करें तो 90 का स्क्वायर कितना होता है 81 और ये 20। लेकिन अब ये 81 है, 8100 और ये 8900 बहुत ज़्यादा है, तो हमें 90 से ऊपर नंबर लेना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन से ये उठा लेते हैं 94 अगर हम ले लें तो 94 का स्क्वायर कितना होता है। इसके लिए या तो हम 94 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें या फिर शॉर्ट में जो 94 लिखा है 94 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर या वर्ग करके हम एक तरफ लिखेंगे और 4 का करेंगे दूसरे तरफ। 4 4 जा 16 होते हैं और इन दोनों में मतलब 9 इंटू 4 इंटू इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। 9 इंटू 4 इंटू 2 72 मिलेंगे। इसके बाद हम इनको जोड़ेंगे तो पीछे से जोड़ेंगे, पहले तो हम 6 ले लिया, फिर जो कैरी बची वो हम इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 73। 73 में से हमने 3 ले लिया, फिर बचा 7 और 7 को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 88। इसका मतलब 94 का स्क्वायर हो जाएगा 8836। 8836। क्वेश्चन में 8934 दिया गया है, मतलब इसके हम थोड़े पास में हैं। एक और नंबर आगे बढ़ाकर चेक कर लेते हैं 95 का कितना होता है। 95 का स्क्वायर करेंगे हम तो पहले हम 9 का लिखेंगे 81, फिर 5 का कितना होता है 25 और बीच में हम लिखेंगे इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके और इंटू 2 भी कर देंगे। 5 इंटू 2 10 इंटू 9 90, फिर जोड़ देंगे तो पीछे का पहले हमने 5 ले लिया, फिर 2 कैरी आएगी तो 92 हो जाएंगे। 92 में से हमने 2 ले लिया और 9 हमने यहाँ कर दिया तो 9 इसमें जोड़ देंगे। 9 और 1 हो जाएंगे 10 और 8 और 1 9, 9025 हो जाएगा 95 का स्क्वायर। अब ये 9025 है, ये तो ज़्यादा हो गया 8934 से, इसका मतलब हमें 94 लेना पड़ेगा। हम 8934 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 9025 ले लिया तो हमें 8934 से 9025 तक आने में कोई नंबर जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। इसका मतलब हमें 8934 से कम नंबर ही लेना पड़ेगा, तो हमें 8836 लेना पड़ेगा और जितना ये कम है 8934 से उतना ही हम इसमें से घटा देंगे। तो 8934 में से हम 8836 को माइनस कर देते हैं। 14 में से 6 करेंगे तो 8, फिर 2 और 3 9, यहाँ पर 8 में से 8 0 और 8 में से 8 0, 98 मिला। तो हमारा आंसर हो जाएगा 98 थर्ड ऑप्शन। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8934 में से जब हम 98 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8836, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से 98 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है x/5 और 9/15 इक्विवेलेंट है, मतलब समतुल्य हैं। तो हमें x का मान, x की वैल्यू बतानी है। समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, इसका मतलब हम इनको बराबर में लिख सकते हैं। x/5 इक्वल टू हो जाएगा 9/15। यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 बार और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ पर बचा 3, तो x इक्वल टू 3 हमें मिल गया। आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट है हमें बताना है। यदि x स्क्वायर इक्वल टू 4224 है तो हमें इसके लिए सबसे पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x स्क्वायर इक्वल टू 4224 है तो पावर 2 है, हम उस तरफ ले जाएं तो रूट लग जाएगा, मतलब 1/2 की पावर क्या होता है रूट या फिर वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 4224। यहाँ से हमें x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन में दिया गया है, इसका मतलब x की वैल्यू 64 से ज़्यादा होगी और 65 से कम होगी। इसी तरह से x की वैल्यू 210 से ज़्यादा होगी और 215 से कम होगी। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये किसका रूट है या फिर ये किसका स्क्वायर है, वर्ग है, या फिर इसके आसपास वाला कोई नंबर पता चल जाए। और अगर हम ऑप्शन से चेक करें कि
फर्स्ट में देखें कि 64 और 65 के बीच में है। जैसे 60 का देखते हैं तो 3600 होता है, ये हो सकता है आंसर। इसके बाद अगर हम दूसरा ऑप्शन चेक करें, यहाँ पर 210, 215, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करने पर हमें ये नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा है ये नंबर, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद थर्ड अगर देखें तो 24 और 25, तो 25 का 625 होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद ये तो और ही कम है 21, 22, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा केवल ये फर्स्ट वाला 64 और 65। इसका मतलब 64 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उससे ये नंबर थोड़ा ज्यादा होगा, और 65 का स्क्वायर या वर्ग करेंगे तो उससे ये नंबर कम होगा। या फिर हम चेक कर लेते हैं, 64 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर हम इधर लिखते हैं 36, और 4 का इधर लिखेंगे 16, और इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। यहाँ पर ऐड करेंगे तो पहले हमने 6 ले लिया, फिर 1 कैरी आई तो हमने इधर कर दिया 49। 49 का हम 9 लिखेंगे और 4 हम जोड़ देंगे इधर, 36 और 4 हो जाएंगे 40, 4096। इसी तरह से हम 65 का देख लें। 65 का स्क्वायर, जब भी किसी नंबर के आखिर में या फिर लास्ट में 5 होता है तो उनका स्क्वायर या वर्ग हम इस तरीके से करते हैं कि जो पीछे वाले नंबर का हम स्क्वायर कर देते हैं। 5 का करेंगे तो कितना आ गया, 5 × 5 25। फिर 6 का हम एक ज्यादा मतलब एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में +1 करेंगे तो 7 मिलेगा, एक बढ़ाकर करते हैं तो 7 एक बढ़ाकर किया हमने, 6 × 7 42, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4096 64 का, और 65 का हो गया 4225। और ये जो नंबर है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था ये है 4224, और ये इनके बीच में है। 4096 से ज्यादा है और 4225 से कम है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। और अगर हमें इस तरीके से नहीं करना है, वैसे तो ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है कि इसी का होगा, लेकिन यहाँ पर हम x का क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे 4224 का, तो हम स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने इसके पहले एक क्वेश्चन में किया था कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा या वर्गमूल होगा, 4224, तो हम पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे, ये 24 का बन गया और 42 का बन गया। अब हमें 42 को देखना है कि कौन से दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर या तो 42 आए या 42 से कम आए। तो 6 का 6 में करते हैं तो हमें 36 मिलता है, और 7 का 7 में करेंगे तो हमें 49 मिलता है, और हमें ज्यादा नहीं लेना है, ये 49 ज्यादा हो गया तो हम 49 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। तो हम 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिला। जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर हम ऊपर भी लिखते हैं। अब माइनस कर देंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6। अब एक स्टेप सॉल्व हो गई, उसके बाद हम दूसरा पेयर लिखेंगे। दूसरा पेयर है 24। जैसे ही दूसरा पेयर हमने लिखा उसके साथ ही हम जो नंबर ऊपर लिखा है उसी को हम नीचे लिखकर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12। अब हमें 624 लेकर आना है, और ऐसे नंबर के साथ 12 के साथ में कौन सा नंबर लिखा जाए जिसका हम उसी में मल्टीप्लाई करें तो हमें 624 से कम या फिर इतना ही मिले। 1 का करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 2 का भी नहीं, 3 का, 4 का कर देते हैं। 124 × 4 करेंगे हम, जो नंबर यहाँ पर लिखा है वही नंबर साथ में लेना है हमें। 124 × 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 बचे, 4 2 जा 8 9, और 4 1 जा 4, 496। इससे कम मिला है तो हम एक और नंबर ऐड कर लेते हैं 125 का 5 में। 12 तो पहले से था, हमने 5 लिया है अलग से, तो 125 का 5 में करेंगे, 5 5 25 की 5, 2 बचे, 5 2 10, 11 12, और 5 1 5 6, या ये तो वैसे भी 125 ही होता है, 125 का 5 में करेंगे तो 625। इससे ज्यादा हो गया तो हम 5 नहीं लेंगे, हम 4 लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और ऊपर भी 4 लिखेंगे। तो 124 × 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 496। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, फिर यहाँ पर 1 बचा था, 11 में से 9 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। यहाँ पर रिमाइंडर या शेषफल हमें मिल गया 128। इसके बाद ऊपर कोई भी ऊपर पेयर नहीं है, नंबर नहीं है, तो हम ऊपर पॉइंट लगाकर 2 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब इससे जो भी रूट हमें, ये तो पूरा ही इरेज हो गया, हमें 64 तक मिल गया था, 64 ऊपर हमें मिल चुका था, और नीचे नंबर था 4224। हमने पेयर बनाकर सॉल्व कर लिया था, फिर हम पॉइंट लगाकर इस नंबर में आगे 0 लगाकर सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये नंबर 64 से थोड़ा बड़ा आएगा।
इसका मतलब x की वैल्यू भी 64 से ज़्यादा होगी। तो पहले ऑप्शन में क्या है, 64 से ज़्यादा। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि 64 से ज़्यादा होगी और 65 से कम होगी। तो इस तरह से भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, या 4 अंकों की 4 नंबर की सबसे बड़ी नंबर हमें बतानी है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो या पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 बार हम 9 लिख दें, क्योंकि अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की बन जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9999। और हमें पता है कि ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इससे हम थोड़ा कम कर दें तो 9801 जरूर होता है पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 99 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9801। 4 अंकों की संख्या है और किसी का पूर्ण वर्ग भी है ये। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 9 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 2 का। इसका अगला पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।